हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के लिए जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। और 29 अगस्त को जो आपका एग्जाम होगा, आपको सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको वहां पे दिल्ली कोर्ट एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे मैंने 40 से अधिक क्लासेस लिए हुए हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके के बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो उसको जाके जरूर देखें। और जितने भी डीडीसी के अभी तक एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम का जो है मैंने एनालिसिस करवाया हुआ है। तो उसको देख के जरूर जाना है आपके एग्जाम में, ठीक है। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेली 9 पीएम पे जो है मैं यहाँ पे क्विज करवाता हूँ, 100 से 200 क्वेश्चन करवाता हूँ, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मैकावेली किसे कहा जाता था। ऑप्शन दिए गए हैं कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर हम बात करें कि भारतीय मैकावेली, तो ये कहा जाता था कौटिल्य को, ठीक है। अगर कौटिल्य के अन्य नाम की बात करें तो इनका अन्य नाम क्या है, इनका नाम हो जाता है विष्णुगुप्त। तो बहुत जगह विष्णुगुप्त भी दिया होता है। उसके बाद बात करें तो चाणक्य। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। उसके बाद जो चाणक्य हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, तो ये कौन है, जो है विष्णुगुप्त ही है आपके। उसके बाद अगर हम बात करें विशाखदत्त की, तो देखिए विशाखदत्त ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद अगर मेगास्थनीज की बात करें तो देखिए मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और ये कहां से आया था, तो ये यूनानी राजदूत था, ठीक है। ये यूनान से आया हुआ था। और इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। तो इंडिका पुस्तक इसकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अगर इनकी बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इन्होंने जो अपने अंतिम समय में इन्होंने कौन से धर्म अपना लिए थे, ये एग्जाम में पूछता है। ये इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। और ये चले गए थे कहाँ पे, श्रवण बेलगोला में जो है ये चले गए थे अपने अंतिम दिनों में। वहीं पे ये जो है अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। तो यहां से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कवर कर लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था। अब अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कुमारगुप्त ने किया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वर्ल्ड फेमस हुआ करता था गुप्त काल में, ठीक है। पूरी दुनिया के लोग जो है यहाँ पे पढ़ने आया करते थे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करता था। जैसे आज के डेट में लोग यूएसए, यूके जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वैसे ही पूरी दुनिया से जो है भारत में लोग आया करते थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है समुद्रगुप्त। तो देखिए समुद्रगुप्त जो है इनको भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और चाणक्य के बारे में आपको तो बताया ही, ये अर्थशास्त्री थे, दर्शन शास्त्री थे। उसके बाद जो है ये मौर्य साम्राज्य की नींव जो रखी गई थी उनमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाणक्य, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ निम्नलिखित में से पाए गए थे। कहां पे जो है लोहे का सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ पाया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, विनया पिटका। तो बताइए कहां पाया गया था। तो अगर हम बात करें तो जो है ये सबसे पहले यजुर्वेद में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब चलिए यहां से आइए हम पहले जान लेते हैं यजुर्वेद लिखा गया है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाता है यज्ञ सूत्र, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी यज्ञ और कर्म कांड की बात किया जाए तो इसका वर्णन किसमें है, यजुर्वेद में है, ठीक है। और देखिए ऋग्वेद, अब ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है,
ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो टोटल 1028 सूक्त हैं, ठीक है। और टोटल अगर मंडल की बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं, ठीक है। और अगर सामवेद की बात करें तो इसको जो है संगीत का जनक भी कहा जाता है, और सामवेद को जो है धुनों और मंत्रों का वेद भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धुनों और मंत्रों का वेद किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 4 वेद होते हैं, एक तो हमने बात कर लिया ऋग्वेद, उसके बाद बात करें अजुर्वेद, सामवेद, और एक जो अंतिम होता है, जो चौथा होता है, ये हो जाता है अथर्ववेद। अगर अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो वेद है इसका अगर अर्थ की बात करें तो अथर्व का मतलब हो जाता है पवित्र जादू, ठीक है। तो जितने भी जादू यानी कि ब्लैक मैजिक, अगर बात करें जितने भी जादू टोना से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी दी गई हैं किसमें, अथर्ववेद में दी गई हैं, ठीक है। अब आइए हम यहां से देख लेते हैं कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम होत्री कहते हैं। उसके बाद बात करें कि जो अजुर्वेद को पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अधर्यु कहते हैं। और जो सामवेद को पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उदगात्री कहते हैं। और अगर हम बात करें कि जो अथर्ववेद को पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। अब यहां से कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लिया जाए। देखिए अगर मैं बात करूं कि ऋग्वेद, अब यहां से थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अब देखिए अगर मैं यहां से बात करूं कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो देखिए अगर ऋग्वेद की उपवेद की बात करूं तो ये हो जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है। उसके बाद अगर मैं सामवेद की बात करूं तो सामवेद का उपवेद क्या है, तो सामवेद का उपवेद की बात करूं तो ये हो जाता है गंधर्व वेद, ठीक है। गंधर्व वेद जो है ये सामवेद का उपवेद है। उसके बाद अगर अजुर्वेद की बात की जाए तो अजुर्वेद का उपवेद क्या होता है, ये हो जाता है धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद जो है ये उपवेद है किसका, अजुर्वेद का। और अगर अर्थवेद की बात करूं तो अथर्ववेद की जो है उपवेद कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये यहां से हमने जितने भी वेद थे यानी कि 4 जो वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे से रिलेटेड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। आई डोंट थिंक कि यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 23 सितंबर, 23 नवंबर, 22 नवंबर, 22 सितंबर। तो बताइए किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए गेंडा दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 22 सितंबर को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेज हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। उसके बाद बात करें कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, 26 जनवरी से एक दिन पहले। तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 8 मार्च को जो है विमेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमने डेज भी देख लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। ऑप्शन दिए गए हैं दूरी, चाल, ऊर्जा, वजन। तो अगर प्रकाश वर्ष की बात करें तो ये क्या मापता है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापता है। दूरी का मापक है प्रकाश वर्ष, ठीक है। कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है वायु की नमी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापी, हाइपोमीटर, पिक्नोमीटर। तो अगर हम बात करें कि वायु की नमी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है आर्द्रता मापी का। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है। अब देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। हाइड्रोमीटर क्या मापता है, तो अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये घनत्व मापता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये क्या मापता है, ये नमी मापता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर क्या मापता है, तो ये घनत्व को निर्धारित करता है। घनत्व तो नापता है हाइड्रोमीटर, लेकिन उसको निर्धारित कौन करता है, पिक्नोमीटर करता है। उसके बाद आपको दिया गया है हाइपोमीटर। तो अगर हाइपोमीटर की बात करें तो ये क्या मापता है, तो ये मापता है आपका ऊंचाई मापता है, ठीक है। ऊंचाई मापने का ही उपकरण है हाइपोमीटर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूध की शुद्धता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। अब दूध की शुद्धता जो है किससे मापी जाती है, ग्लूकोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, लैक्टोमीटर। तो बताइए किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है। चलिए अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम यहाँ पे
उपकरण देख लेते हैं, मापक यंत्र, क्या किससे क्या मापा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो देखिए एनीमोमीटर जो है ये हवा की गति मापता है, ठीक है। उसके बाद अगर लैक्टोमीटर की हमने यहाँ पे बात कर ही लिया, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे ग्लूकोमीटर, तो ग्लूकोमीटर क्या मापता है, तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा बताता है, ठीक है, कि रक्त में जो है कितनी शर्करा है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोमीटर हमने बात किया ही था पिछले क्वेश्चन में। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ पे दिया गया है स्पेक्ट्रोमीटर, तो स्पेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये जो है स्पेक्ट्रम मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे अगर मैं बात करूं कि बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है। और पायरोमीटर की अगर आपसे बात की जाए कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पायरोमीटर से हम सौर्य विकिरण को मापते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जड़ों का पानी पौधों की पत्तियों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत क्यों समा जाता है, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, देखिए कोई भी चीज जैसे पृथ्वी की ओर आती है, जैसे अगर आप हवा में कोई भी गेंद उछाले, कुछ भी उछाले, तो वो ऑटोमेटिक कहाँ आता है, पृथ्वी पे आ जाता है। किस कारण से आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण से आता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो पेड़ में जो है, वो पेड़ के जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो वो ऊपर की ओर पत्तियों की ओर क्यों चला जाता है, तना की ओर, वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है किस वजह से जाता है, तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ड्यू टू फोर्स यानी कि बल के कारण जाता है, उसके बाद दिया गया है ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर के कारण जाता है, या ड्यू टू विस्कोसिटी, उसके कारण विस्कोसिटी के कारण जाता है, या ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी के कारण जाता है। तो बताइए किसके कारण जाता है, तो देखिए ये अगर हम बात करें तो ये कैपिलरी के कारण जाता है। कैपिलरी एक्शन के कारण जो है पौधों के पत्तियों में जो है पानी जाता है, क्योंकि देखिए पानी जो आप डालते हैं वो कहाँ जाते हैं, पौधों के जड़ में आप पानी डालते हैं, ठीक है। तो ये जड़ के माध्यम से, कैपिलरी एक्शन के माध्यम से ये कहाँ जाता है, ये पौधों के तना और उसकी पत्तियों को जो है पानी किस वजह से मिलता है, कैपिलरी एक्शन के कारण से मिलता है। कैपिलरी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर हैं, यानी कि अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कौन से तापमान पे बराबर हो जाते हैं, -40 डिग्री, 574.59, या 40, या -574, तो बताइए किस पे हो जाते हैं। तो देखिए 40 डिग्री जो है, -40 डिग्री, 40 नहीं -40 डिग्री जो है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है ये आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। अब अमीर खुसरो की बात करें तो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, शाहजहां, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताना है किसके दरबार में ये प्रसिद्ध कवि थे। तो देखिए ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध जो है कवि थे, ठीक है। अब अगर अमीर खुसरो की बात हो गई है तो इनके कुछ पुस्तक की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इनका पुस्तक का एक नाम है तुगलकनामा, ठीक है। इन्होंने जो है तुगलकनामा पुस्तक लिखी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने नूहे सिपेहर, ठीक है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, नूहे सिपेहर नाम की भी इन्होंने पुस्तक एक लिखी थी, ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो को जो है ना कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। कव्वाली आपने जो है मूवी में गाना सुना होगा, जो बैठ के करते हैं, तो उनका जनक भी किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो कहा जाता है। और अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे, अगर आपसे पूछा जाए तो ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। किसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी, तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखिए दीवाने खैरात ये है क्या, तो देखिए गरीब लड़कियों की शादी के लिए जो है ना, प्रावधान के लिए जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है दीवाने खैरात की स्थापना की थी, कि जितने भी गरीब लड़कियां हैं उनको यहाँ पे शादी करवाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर जो है मुगल वंश का शासक था, ठीक है। और अगर बात करें ये कब से कब तक था, तो ये 1556 से लेके 1604 ईस्वी तक शासक था। और अगर पानीपत की द्वितीय लड़ाई भी इसने लड़ी थी, ये आपको पता होगा 1556 में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कौन से वंश से था, तो ये था गुलाम वंश से, ठीक है। गुलाम वंश का ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कौन से वंश से था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं जिप्सम, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, स्लैकर्ड लाइम। तो बताइए क्या कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो ये बेकिंग सोडा का ही नाम है। इसके अगर फॉर्मूला की बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये N है, NaHCO3, ठीक है। उसके बाद जिप्सम दिया गया है। जिप्सम की अगर हम बात करें, फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है CaSO4 2H2O, ठीक है। और वॉशिंग सोडा को आप सभी को पता ही होगा, वॉशिंग सोडा का Na2CO3, ठीक है। और अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम हमें क्या कहते हैं, इसको हम किस रूप में जानते हैं, स्लैकर्ड लाइम के रूप में भी जानते हैं। इसका क्या हो जाता है, CaOH2, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो वनस्पति तेल बनाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल बनाने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजीकरण विधि से जो है वनस्पति तेल बनाया जाता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेट्रोलियम डैश का मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है भाई, हाइड्रोकार्बन, लवण, पॉलीमर, तत्व। तो ये किसका मिश्रण हो जाता है। तो देखिए पेट्रोलियम की बात करें तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन अणु मिलके जो है हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है। और जो पेट्रोलियम होता है ये क्या है, ये प्राकृतिक तरल है, ये पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक। तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे मैंने सारे क्लासेस लिए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, तो उसको भी देखिए। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।